हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन एनालाइज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे आईएसओ कॉस्ट लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे उभर के आता है कि व्हाट इज द आईएसओ कॉस्ट लाइन। An ISO cost line is a graph showing the various possibility combination of the input means labor and capital that can be purchased for the estimate total cost। जहाँ पे एक प्रोड्यूसर एक कॉम्बिनेशन को क्रिएट करता है जहाँ पे लेबर और कैपिटल इनके जो फैक्टर्स है ये फैक्टर मार्केट में किस तरह से अवेलेबल है, उनकी कॉस्ट क्या है, इनको नज़र रखते हुए जो गिवन उसका जो बजट लाइन है, ये बजट लाइन में ही ये कैपिटल और लेबर का जो ये रेशो कंबाइनली यूज़ करने के लिए वो जो मेथड यूज़ करता है, इसी मेथड को मार्केट के अंदर क्या उनके कॉस्ट है और उसके अंदर उसको जो गिवन यहाँ पे उसकी जो बजट लाइन है, इसके बतौर वो किस तरह से डिफरेंट यहाँ पे कॉम्बिनेशन को प्रेज़ेंट करता है, लेबर और कैपिटल के बतौर, इसी को ही यहाँ पे आइसो कॉस्ट लाइन कहा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आइसो क्वांट कर्व होता क्या है, जिसे आइसो प्रोडक्ट कर्व शो दैट डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन दैट विल द प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। जिसे हमने समझा कि आइसो क्वांट के टॉपिक के अंदर हमने जिस तरह से समझे कि एक प्रोड्यूसर जिस तरह से दो फैक्टर को यूज़ करके एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करता है, उसी जो गिवन उसको आउटपुट भी दिया गया है। इसके बतौर जो कॉम्बिनेशन लिया जाता है, इसी कॉम्बिनेशन को हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि आइसोकॉन्ट कर्व या आइसोकॉन्ट अप्रोच कहा जाता है। आइसोकॉन्ट अप्रोच और आइसो कॉस्ट लाइन इन दोनों में यही डिफरेंस है कि आइसोकॉन्ट अप्रोच के अंदर उसके कॉम्बिनेशन को गिवन आउटपुट को यहाँ पे कॉम्बिनेशन किस तरह से लिया जाएगा, दो फैक्टर के बतौर इसको प्रेजेंट किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डिस्कस किया जाता है कि आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर दो फैक्टर के क्या यहाँ पे प्राइस है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह से एक प्रोड्यूसर इस कॉम्बिनेशन के साथ अपना आइसो कॉस्ट लाइन प्रेजेंट करता है। तो डिफरेंटली यही कहा जाएगा कि आइसोकॉन्ट जो कर्व है इसके अंदर दो फैक्टर के कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट किया जाता है जो गिवन आउटपुट है, और आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर दो फैक्टर के क्या प्राइस है, इन प्राइस को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर। और जो आइसो कॉस्ट लाइन है इसके अंदर दो ही फैक्टर को माना जाता है, एक तो होगा लेबर और दूसरा होगा कैपिटल। इन दोनों के कौन से कॉम्बिनेशन के साथ साथ गिवन आउटपुट है, ये उनके प्राइस मार्केट के अंदर क्या है जो प्रोड्यूसर को उनको गिवन करना है, तो इसी को ही प्रेजेंट किया जाता है आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर। इन शॉर्टली हम समझे जो डिफरेंस बिटवीन आइसो क्वांट कर्व और आइसो कॉस्ट लाइन के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमें ये कहता है an isoquant curve showed the all combination of the factor that produce a certain output. An isocost line show the all combination of the factors that the cost the same amount। प्रोडक्शन एनालाइज इस सीरीज के अंदर हमने सभी टॉपिक को वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फर्स्टली हमने देखा था कि प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल किस तरह से मेजर किया जाता है, आइसोकॉन्ट अप्रोच जो हमने लास्ट वीडियो में उसको डिस्कस किया। आज के इस टॉपिक में हम आइसो कॉस्ट लाइन को प्रेजेंट करेंगे। आने वाले टॉपिक के अंदर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जैक्टली क्या है, आउटपुट एक्सपेंशन पाथ उस किसे कहते हैं, और उसी के साथ साथ हमने इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इन प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर सरप्लस इन टॉपिक को भी कवर किया, जो इजीली आपको अवेलेबल होगा प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आइसो कॉस्ट लाइन ये सिमिलरली यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जिस तरह से कंपैरिजन भी किया जाएगा, जिस तरह से हम कंज्यूमर प्राइस लाइन को किस तरह से इन डिफरेंस कर्व के साथ मेजर करते हैं, उसी तरह से सिमिलरली हम आइसो कॉस्ट लाइन ये प्रोड्यूसर किस तरह से दो फैक्टर के वो प्राइस को किस तरह से कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है, इसको ही हम डिस्कस करते हैं। आइसो कॉस्ट लाइन शो द वेरियस कॉम्बिनेशन फैक्टर दैट विल द रिजल्ट इन द सेम लेवल ऑफ द टोटल कॉस्ट। जो दो फैक्टर के बीच में क्या उनके मार्केट में कॉस्ट है, इसके कॉम्बिनेशन किस तरह से बनते हैं, इसी को ही जो प्रोड्यूसर है इस
को कॉम्बिनेशन के साथ साथ किस तरह से उसके गिवन आउटपुट को या उसके जो बजट है इनके साथ साथ ये प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है। जहाँ पे वेरियस कॉन्सेप्ट के अंदर आइसोकॉन्ट कर्व को प्रेजेंट किया जाता है, उसी तरह से वेरियस कॉन्सेप्ट के द्वारा आइसोकॉस्ट लाइन को भी उसके करस्पॉन्डिंग या डिफरेंट लेवल को यहाँ पे उस टोटल आउटपुट को भी प्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में आइसोकॉन्ट कर्व को डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन के साथ उसको प्रेजेंट किया, उसी के साथ साथ ये आइसोकॉस्ट लाइन भी डिफरेंटली उसके कॉम्बिनेशन को भी यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट जो टोटल आउटपुट है उसको प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम समझे द प्रोड्यूसर हैज also दो ऑपरेट अंडर द बजट कॉन्स्टेंट दिस द बजट लाइन इज also कॉल्ड as a आइसोकॉस्ट लाइन। आइसोकॉस्ट लाइन हमेशा ये स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट किया जाता है जो उसका स्लोप हमेशा नेगेटिवली होता हुआ दिखाई देता है, जो लेफ्ट से राइट की ओर ऊपर से नीचे आता हुआ नेगेटिव स्लोप प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। और इसके वजह से होता है क्योंकि ये फैक्टर जो दो फैक्टर होते हैं उनके प्राइस रेशो ये कॉम्बिनेशन उनके किस तरह से कम और ज़्यादा करने की वजह से होते हैं, तो इसकी वजह से ये हमेशा नेगेटिव स्लोप के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। डेफिनेशन के साथ और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ये आइसोकॉस्ट लाइन किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है और इसका मीनिंग क्या होगा। आइसोकॉस्ट लाइन में बी आर डिफाइंड एज द लाइन विच शो द डिफरेंट पॉसिबल combination of the two factor that the producer can the afford to buy a given the total expenditure to the incur on these factor and price of the factors। इन शॉर्टली हमने जिस तरह से समझा कि आइसो कॉस्ट लाइन ये इस तरह से डिफाइन की जाती है कि एग्जैक्टली तो प्रोड्यूसर के पास तो एक कॉम्बिनेशन या उसका बजट लाइन तो फिक्स होता है, उसका एक्सपेंडिचर टोटल वो कितना एक्सपेंडिचर करेगा, इस एक्सपेंडिचर के साथ साथ दो फैक्टर का यहाँ पे किस तरह से उसका जो यूज़ उसको करना है तो उसके साथ साथ वो किस तरह से वो अफोर्ड कर पाएगा दो फैक्टर को लेके, और दो फैक्टर के बीच में कौन से उसके कॉम्बिनेशन के साथ वो उसको यूज़ करेगा और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो उसका बजट है, उसके बतौर ही इन दो फैक्टर का यूज़ वो अपने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कर पाएगा। इसी को ही इन शॉर्टली आइसो कॉस्ट लाइन कहा जाता है। इस तरह से आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर फॉर्मूला अहम रोल निभाता है। फॉर्मूला कहता है C इज इक्वल W मल्टीप्लाई L प्लस R मल्टीप्लाई K। तो यहाँ पे जो C है ये C प्रेजेंट करता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, W प्रेजेंट करता है रेट ऑफ वेजेस, L प्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ लेबर, R प्रेजेंट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और K ये प्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ कैपिटल। इस फॉर्मूला के साथ साथ ये भी हमें समझ पाते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर किस तरह से उसको डिवाइड किया जाता है। एक तो यूनिट ऑफ लेबर तो यूज़ किए जाएंगे बट उस लेबर को कौन से रेट पे वेजेस दिए जाएंगे, यूनिट ऑफ कैपिटल जो यूज़ कर पाएंगे बट कौन से कैपिटल पे कितने यूनिट हम यूज़ करेंगे, उस पे क्या इंटरेस्ट रेट होगा, उसका रेट क्या है, ये भी डिफाइन करता है। और इसी बतौर इसके कॉस्ट को डिफाइन करने के साथ साथ ये फॉर्मूला अहम रोल दिखाता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए किस तरह से दो फैक्टर के बीच में क्या कॉस्ट आ सकते हैं और इनके किस तरह से हम कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम आउटपुट लेके हम ये कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करें। इस तरह से हम आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर किस तरह से शेड्यूल को या उस टेबल को किस तरह से अहम रोल्स के साथ ये और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आइसो कॉस्ट लाइन इन दो फैक्टर के साथ किस तरह से यूज़ करता है और हमारा गिवन जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो हमारा बजट है ये तो फिक्स है, इसके साथ साथ कौन से कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन पाते हैं लेबर और कैपिटल के साथ। तो ये टेबल और भी एक्सप्लेन करने के साथ साथ हम एक्सप्लोर कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ये और भी इजी हो पाएगा ये टेबल के साथ कि ये आइसो कॉस्ट लाइन किस तरह से यूज़ होता है। तो कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास अवेलेबल है ABCDEF, ऐसे कॉम्बिनेशन हमारे पास अवेलेबल है। और इस ए के साथ हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ लेबर यहाँ पे 10 यूज़ कर पाएंगे, तो हम यूनिट ऑफ कैपिटल ये 0 यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है ये तो 100 फिक्स माना गया है, 100 यूनिट ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है। और ये तो वो हमने माना कि ये इसके साथ साथ जो प्राइस ऑफ लेबर है ये 10 पर यूनिट है और
प्राइस ऑफ कैपिटल ये 20 पर यूनिट है। अगर हम एक यूज़ करेंगे जो लेबर है तो उसके साथ हमें 10 यूनिट यूज़ होगा, और हम कैपिटल अगर एक यूज़ करेंगे तो उसके बतौर 20 यूनिट ये यूज़ हो पाएगा। तो एक लेबर की वैल्यू हम यहाँ पे 10 पर यूनिट लेते हैं, और कैपिटल एक यूनिट के साथ हम 20 पर यूनिट यूज़ कर पाएंगे। तो दोनों के साथ साथ ये उसकी वैल्यू को अगर रखें, तो अगर हमें टोटल एक्सपेंडिचर अगर 100 यहाँ पे दिया गया है, और इसके साथ-साथ हम लेबर और कैपिटल का जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ हम किस तरह से इन दो फैक्टर को यूज़ कर पाएँगे, तो ये प्रेज़ेंट करता है कि कॉम्बिनेशन ए, कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने लेबर को ही यहाँ पे 10 लेबर को यूज़ किया, तो ये 100 आउटपुट देता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर हमें मिल पाता है। बट हम यहाँ पे कैपिटल यूज़ नहीं कर पाएँगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ लेबर के साथ हम काम चलाएँगे, और हमारा कैपिटल 0 यूज़ होगा। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ लेबर यहाँ पे 10 यूज़ करेंगे, तो उसकी वैल्यू ये 10 पर यूनिट होने की वजह से ये टोटल एक्सपेंडिचर 100 होगा। कॉम्बिनेशन बी कहता है कि अगर हम 10 में से 8 यूज़ हम लेबर करेंगे, तो कम करें, तो यहाँ पे कैपिटल का यहाँ पे रोल अदा करता है, जहाँ पे 1 कैपिटल यूज़ करेंगे और 8 लेबर को यूज़ करेंगे। तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ-साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी 100 होता है। कॉम्बिनेशन सी प्रेज़ेंट करता है कि अगर हमने 6 लेबर को हायर किए, और उसके साथ-साथ हमने 2 कैपिटल यूज़ कर पाए, तो ये 6 लेबर और उसके साथ-साथ कैपिटल 2, इसके कॉम्बिनेशन से हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 100 होता है। कॉम्बिनेशन डी ये प्रेज़ेंट करता है कि हमने अगर लेबर को इस तरह से 4 लेबर यूज़ किए, तो उसके कंपैरिज़नली हम कॉम्बिनेशन के साथ कैपिटल को यहाँ पे 3 कैपिटल यूज़ कर पाएँगे, तो उसके साथ भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 100 होता है। यहाँ पे लेबर हम अगर 4 लेते हैं, तो उसके जो प्राइस है ये 40 होगा, और जो कैपिटल है ये 3 यूज़ करेंगे, तो उसके प्राइस यहाँ पे 60 होगा। तो इन दोनों के साथ जो कॉम्बिनेशन है 60 + 40 ये 100 टोटल एक्सपेंडिचर दिखाता है। इसी के साथ अगर और भी आगे जाने की कोशिश हम कॉम्बिनेशन के साथ ई के बतौर यूज़ कर पाएँगे, तो और हम 2 लेबर कम करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही लेबर हायर करेंगे, और उसके बतौर हम कैपिटल इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल हमने 4 लिए, 4 कैपिटल लेना मीन्स उसकी जो प्राइस होती है ये 80 होती है, और जो लेबर है वो जो 2 यूज़ कर पाएँगे हम लेबर, तो उसकी प्राइस यहाँ पे 20 होगी। 80 + 20 यहाँ पे 100 टोटल एक्सपेंडिचर हमारा दिखाता हुआ आता है। और लास्ट यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हम सिर्फ़ कैपिटल यूज़ करेंगे, 5 कैपिटल यूज़ करेंगे, और उसके बतौर हम लेबर 0 यूज़ करेंगे। लेबर यहाँ पे यूज़ नहीं करने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर हम कैपिटल को यूज़ करते हैं, तो उसकी जो प्राइस है कैपिटल की, ये 5 यूज़ करने के साथ-साथ उसकी प्राइस यहाँ पे 100 होती है। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम देखें कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ कैपिटल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लेबर 0 होगा, और अगर पूरी तरीके से लेबर अगर 10 यूज़ करेंगे, तो कैपिटल ये 0 होगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ ये बजट जो यहाँ पे प्रेज़ेंट करता है बजट लाइन, इस बजट लाइन को हम जो गिवन कॉम्बिनेशन को साथ प्रेज़ेंट करेंगे, तो इसे बजट कांस्टेंट कहा जाता है। तो इस तरह से डायग्राम के हेल्प से हम और भी बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली हमने डायग्राम के अंदर देखा है, और ये हेल्प करता है कि किस तरह से उस टेबल के साथ जो आइसो कॉस्ट लाइन की जो टेबल है, टेबल में किस तरह से कॉम्बिनेशन को यहाँ पे प्रेजेंट किया, इसी कॉम्बिनेशन को हमने इस डायग्राम में भी सेम मेथड से यूज़ किए। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने लिए है यूनिट ऑफ लेबर, और वाई एक्सिस पे लिए है हमने यूनिट ऑफ कैपिटल। तो इस डायग्राम के अंदर जो देखें, तो हम जो एक स्लोप जो यहाँ पे दिखाई देता है जो नेगेटिवली प्रेजेंट करता है, जिसे आइसो कॉस्ट लाइन कहा जाएगा, जो ये ए और एफ के बतौर ये लाइन जो आइसो कॉस्ट लाइन प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। और इसी लाइन के अंदर हम जितने भी हमने प्रेजेंट किए कॉम्बिनेशन को, ए बी सी डी ई एफ, इन सभी का यहाँ पे एक ही लाइन में किस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है, ये भी इस आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर जो प्रेज़ेंट करता है, उस प्रोड्यूसर ने किस तरह से 2 फैक्टर को यूज़ करके उनके कम ज़्यादा करने के साथ-साथ किस तरह से कॉम्बिनेशन को यूज़ करके ये आउटपुट जो गिवन है, इसको उसने प्रेज़ेंट किया है। जो दिया गया है 100 टोटल एक्सपेंडिचर, इस टोटल
100 जो एक्सपेंडिचर दिया गया है टोटल आउटपुट का जो उसका बजट लाइन है, ये बजट लाइन ए एफ से ये जो आइसो कॉस्ट लाइन ये प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। और इसके बीच में जो कॉम्बिनेशन बने हैं बी सी डी ई, ये कहते हैं कि इन दोनों में दो फैक्टर के बीच में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट एक दूसरे में करने के साथ साथ ये कॉम्बिनेशन भी उभर के आते हुए दिखाई देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ए जो प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 यहाँ पे कैपिटल को यूज़ किया गया और लेबर 0 यूज़ किया गया। तो उसके बतौर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कैपिटल यूज़ होने के साथ भी यहाँ पे 100 यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर किया गया। कॉम्बिनेशन बी कहता है कि यहाँ पे कैपिटल 4 यूज़ किए गए और जो लेबर है यहाँ पे 2 यूज़ किए गए। तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ भी यहाँ पे 100 टोटल एक्सपेंडिचर प्रेज़ेंट किया जाता है। कॉम्बिनेशन सी ये प्रेज़ेंट करता है कि यहाँ पे 3 कैपिटल को यूज़ किया गया और यहाँ पे 4 लेबर को यूज़ करने के साथ कॉम्बिनेशन सी प्रेज़ेंट करता है और इसके साथ भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 100 को प्रेज़ेंट करता है। उसी तरह से कॉम्बिनेशन डी ये प्रेज़ेंट करता है 2 हम कैपिटल यूज़ करेंगे तो 6 यहाँ पे लेबर को यूज़ करने के साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पे डी प्रेज़ेंट करता है। उसी तरह से और भी हम नीचे आए तो हम अब यहाँ पे 1 कैपिटल यूज़ करेंगे और 8 यहाँ पे लेबर को यूज़ करेंगे। तो उस तरह से भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 100 प्रेज़ेंट करता है जो बजट लाइन गिवन है। और लास्ट यहाँ पे जो एफ पॉइंट भी यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 लेबर को यूज़ किया गया और उसके बतौर यहाँ पे यू कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं यूज़ करने के साथ 0 यूज़ करने के साथ हमारा कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे 100 को प्रेजेंट करता हुआ ऊपर के आता हुआ दिखाई देता है। तो इन कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई एफ ये प्रेजेंट करता है कि किस तरह से एक प्रोड्यूसर एक कॉम्बिनेशन बनाता है जो उसको गिवन आउटपुट है, ये कॉस्ट उनकी 2 फैक्टर के बीच में किस तरह से उन दोनों को यहाँ पे एडजस्ट करके सब्स्टिट्यूट एक दूसरे को करने के साथ-साथ वो कॉस्ट को किस तरह से बरकरार रखता है और इन दोनों के बीच में जो 2 फैक्टर है लेबर और कैपिटल, इनमें सब्स्टिट्यूट करने के साथ भी एक दूसरे में होने की वजह से ही ये आउटपुट जो टोटल जो कॉस्ट है, उसका बजट लाइन है, ये सक्सेस होता हुआ दिखाई देता है। डायग्राम के अंदर पी और क्यू ये जो पॉइंट है, ये डॉटेड पॉइंट एक बजट लाइन के अंदर जो पोजीशन है, जो कॉम्बिनेशन है उसको भी दिखाने की कोशिश करता है। अगर ये पॉइंट को अगर प्रोड्यूसर इस 2 फैक्टर के साथ अगर यूज़ करेंगे पी और क्यू को, तो ये अंडर बजट लाइन यहाँ पे प्रेज़ेंट करती हुई दिखाई देते हैं। जो उसके पास जो 100 यहाँ पे जो उसकी बजट लाइन है, ये बजट लाइन फुल यूटिलाइज़ नहीं होने की वजह से फिर उसकी ये सेविंग हो सकती है। उसके कॉस्ट में आने वाला जो कॉस्ट है प्रोडक्शन लेने के साथ उसको आने वाला कॉस्ट ये सेव हो सकता है, बट ये उसकी जो बैलेंस है, ये बैलेंस उसका आइसो कॉस्ट लाइन को नहीं अचीवमेंट कर सकता। तो ये अंडर अचीवमेंट कंडीशन को यहाँ पे प्रेज़ेंट करता है जो वो उसकी गिवन जो एबिलिटी है, ये एबिलिटी को हम अचीवमेंट नहीं कर सकते। इसी लाइन के आगे जाके हम देखें जो आर पॉइंट है, ये भी पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं होगा क्योंकि उसके ये जो पॉइंट है, ये आर पॉइंट को हासिल करने के लिए उसकी बजट लाइन बढ़ सकती है। बट हम गिवन पॉइंट ऑफ व्यू को अगर कंसीडर करते हैं कि उसको 100 का कॉस्ट यहाँ पे लाइन को अगर अचीवमेंट करना है, तो ये आर पॉइंट उसके बजट लाइन के ऊपर है। ये अगर ये पॉइंट हासिल करना है तो उसकी बजट ये बढ़ सकते हैं, उसका एक टोटल एक्सपेंडिचर भी कॉम्बिनेशन 2 फैक्टर के साथ बढ़ सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है अचीवमेंट करना आर पॉइंट को। बट ये पी और क्यू ये हासिल कर सकता है, बट उसके जो कॉस्ट है ये और भी उसके सेव हो सकते हैं। उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे वो फिर भी हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ़ कर सकता है तो ये आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर जितने भी कॉम्बिनेशन ए, बी, सी, डी, ई, एफ ये बनते हैं, इनके साथ ही वो 100 का कॉम्बिनेशन ये टोटल एक्सपेंडिचर करके ये दोनों का 2 फैक्टर का यूज़ करके वो हासिल कर सकता है। तो आइसो कॉस्ट लाइन ये एग्ज़ैक्टली कहता है कि प्राइस ऑफ लेबर अपॉन द प्राइस ऑफ कैपिटल मीन्स ये आइसो कॉस्ट लाइन ये प्रेज़ेंट करता है एएफ लाइन को और जो प्राइस ऑफ लेबर है, ये के प्रेज़ेंट करता है ओएफ को और प्राइस ऑफ कैपिटल ये प्रेज़ेंट करता है ओए को। आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर 2 मेथड के साथ ये चेंजेस हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी चेंज होने की होती है
चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोडक्शन। जहाँ पे प्रोडक्शन के एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर में अगर चेंज होता है तो ये आइसो कॉस्ट लाइन ऊपर या नीचे हो सकती है। अगर ये टोटल एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करता है तो ये आइसो कॉस्ट लाइन ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर ये टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है तो आइसो कॉस्ट लाइन ये डाउनवर्ड स्लोप प्रेजेंट करती है। दूसरी मेथड यहाँ पे चेंज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहती है चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। जो फैक्टर के प्रोडक्शन लेने के साथ साथ जो फैक्टर है, हम जिस फैक्टर को यूज़ करेंगे, लेबर है और कैपिटल है, इन दोनों के अगर प्राइस में अगर चेंज होते हैं, प्राइस इंक्रीज करेंगे तो ये कॉस्ट लाइन इंक्रीज करेगी। अगर प्राइस उनके अगर डिक्लाइन करती है तो आइसो कॉस्ट लाइन ये डाउनवर्ड स्लोप यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट करते हैं चेंज इन आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर। फर्स्टली चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर। तो इस तरह से हम फर्स्टली देखेंगे कि किस तरह से आइसो कॉस्ट लाइन के अंदर किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो चेंजेस है ये कहता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोडक्शन के अंदर होने वाले जो चेंजेस है, अगर ये टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज होगा तो ये प्रोडक्शन के अंदर उसकी जो बजट लाइन है ये अपवर्ड शिफ्ट हो सकती है या डाउनवर्ड भी स्लोप यहाँ पे ले सकती है। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आइसो कॉस्ट लाइन को प्रेजेंट करता है। डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो किस तरह से एक्स एक्सेस पे यूनिट ऑफ द लेबर लिया गया है और वाई एक्सेस पे यूनिट ऑफ द कैपिटल लिया गया है। हमारा ओरिजिनल जो लाइन थी ये ए और बी, ये आइसो कॉस्ट लाइन को प्रेजेंट करता है। ये हम एक कांस्टेंट मानते हैं और इसके साथ साथ ये हमारा ओरिजिनल जो है ये बजट लाइन है जो ए और बी को प्रेजेंट करता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये ए और बी हमारा जो बजट लाइन है ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ये 100 को प्रेजेंट करता है। एनी कोई रीजंस ये यहाँ पे ये जो इंक्रीज करता है, अगर ए और बी ये जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है ये 100 से और भी हमारा बजट अगर बढ़ता है तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ये 100 से 200 अगर होता है तो हमारी ए और बी ये बजट लाइन अपवर्ड शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है। और जो नया जो हमें आइसो कॉस्ट लाइन मिलता है A1 B1 मिलता है जो प्रेजेंट करता है उसके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग जो यहाँ पे आउटपुट है के साथ साथ उसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये 100 से 200 इंक्रीज करती हुई दिखाई देती है। तो ये प्रेजेंट करता है ए और बी के साथ ये बजट लाइन के साथ अपवर्ड शिफ्ट होता हुआ एक नया बजट लाइन हमें मिलता है जो प्रेजेंट करता है ए और बी के बतौर बेहतर तरीके से ये बजट एक्सपेंडिचर। अब प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्शन लेने के लिए दो फैक्टर के साथ बेहतर तरीके से उसको एक्सपेंडिचर कर सकता है। तो उसके पास प्रीवियस ईयर में ए और बी इतना 100 उसके पास एक्सपेंडिचर था, अब यहाँ पे A1 B1 के साथ साथ उसके पास दुगना यहाँ पे 200 ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करती हुई दिखाई देती है जो एक्सपेंडिचर अब दो फैक्टर के साथ वो और भी बेहतर तरीके से यूज़ करके प्रोडक्शन ले सकता है। उसी के साथ अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये इंक्रीजिंग तो हमने देख लिया, अगर ये देखें कि डिक्रीजिंग अगर आइसो कॉस्ट लाइन होता है तो ओरिजिनली हम ए और बी के पॉइंट में थे। ये हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये 100 यूनिट को दिखाता है। बट ये आइसो कॉस्ट लाइन अगर डिक्लेन करती है बैकवर्ड यहाँ पे सिचुएशन को क्रिएट करती है तो ये A2 B2 ये आइसो कॉस्ट लाइन को प्रेजेंट करता है जो उसकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये डिक्लेन करने के साथ साथ 100 यूनिट से ये 50 यूनिट ये प्रेजेंट करती है कि अब उसके पास टोटल एक्सपेंडिचर दो फैक्टर को लेके जो एक्सपेंड करने के लिए अब उसके पास 50 यूनिट ये मौजूद है। तो इन शॉर्टली हम कहें कि बजट लाइन ए बी जो है ये टोटल एक्सपेंडिचर उसके पास 100 थी। बजट लाइन A1 B1 के पास जो इंक्रीज करता है उसके पास 200 टोटल एक्सपेंडिचर बना। और बजट लाइन A2 B2 के साथ हम देखें कि किस तरह से उसने बैकवर्ड स्लोप को इंक्रीजिंग तो नहीं किए बट ये डिक्रीजिंग करने के साथ उसके आइसो कॉस्ट जो बजट है प्रोड्यूसर के पास दो फैक्टर को यूज़ करने के लिए ये डिक्लेन किए। तो ये 100 से 50 हुए जो टोटल एक्सपेंडिचर प्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो सेकेंड मेथड यहाँ पे बनता है चेंज किस तरह से आता है आइसो कॉस्ट जो लाइन है इसके अंदर, तो ये सेकंड मेथड है चेंज इन द प्राइस ऑफ द
प्रोडक्शन फैक्टर जो हमने कंसिडर किए हैं, लेबर और कैपिटल, ये 2 होंगे। अगर अगर हम मान लेते हैं कि एक फैक्टर अगर कांस्टेंट है और दूसरे में अगर उसके प्राइस अगर बढ़ते हैं, तो किस तरह से वो कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रिएट करता है। अगर इंक्रीज करता है तो ये किस तरह से कर पाएगा, और डिक्लाइन करेगा तो किस तरह से वो कर पाएगा। तो इस तरह से ये चेंज इन प्राइस ऑफ लेबर के साथ हम प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि लेबर में अगर चेंज होता है तो ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो इसके साथ साथ किस तरह से कॉम्बिनेशन को क्रिएट करता है। तो डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे हमने लिया है यूनिट ऑफ द लेबर, और वाई एक्सिस पे लिए है यूनिट ऑफ द कैपिटल। ए और बी ये हमारी बजट लाइन है। जो बजट है या आइसो कॉस्ट लाइन को प्रेजेंट करता है कि ओरिजिनली ये माना गया है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर यूनिट ऑफ लेबर में उसके जो प्राइस है, लेबर के प्राइस अगर बढ़ते हैं, तो ये बढ़ने के साथ साथ ए और बी जो ओरिजिनली हमारा आइसो कॉस्ट लाइन है, ये अपवर्ड शिफ्ट होता हुआ ए बी वन को प्रेजेंट करता है। तो ये लेबर जो यूनिट ऑफ द लेबर है, ये बी वन से आगे बढ़ता हुआ जो ओरिजिनली ए और बी के साथ था, अब यहाँ पे इंक्रीज करने के साथ साथ अगर प्राइस लेबर के बड़े हैं, तो ये अब ये ए बी से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ ए बी वन को प्रेजेंट कर पाएगा। इसके अपोजिट अगर हम देखें कि अगर यूनिट ऑफ लेबर के अंदर हमने देखे कि लेबर के प्राइस अगर कम होते हैं, तो ये ए बी के साथ साथ जो ओरिजिनली है, इसके साथ साथ ये डिक्लेन करेगा। अगर लेबर के प्राइस अगर कम होते हैं, तो ये ए बी टू को प्रेजेंट कर पाएगा। तो ये ए बी से लेके अब यहाँ पे अगर लेबर के प्राइस कम होते हैं, तो ये हमें प्रोड्यूसर को और भी उसको बेनिफिट मिल पाता है, और ये ए बी टू को प्रेजेंट करने के साथ साथ ये बेहतर तरीके से प्राइस कम होने के साथ, लेबर के कम होने के साथ जो प्रोड्यूसर है उसकी जो परचेसिंग पावर है ये बढ़ती है, और उसको लेबर पे होने वाला खर्च ये कम होता है। अगर इसके अपोजिट अगर लेबर के प्राइस अगर बढ़ते हैं, तो ये एडिशनली अब प्रोड्यूसर को ज़्यादा कॉस्ट आएगा, और ये इसके वजह से ही उसके जो कॉम्बिनेशन है बजट लाइन में, ये यहाँ पे और भी कंफ्यूजिंग या और भी उसको क्रिटिकल हो सकता है। इस तरह से ये डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि अब यहाँ पे चेंज इन प्राइस ऑफ कैपिटल, कैपिटल के प्राइस में अगर चेंज होता है तो किस तरह से क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन पाते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरह से लेबर के प्राइस में चेंज हुआ, उसके अपोजिट उसी सिमिलरली अब यहाँ पे कैपिटल में होगा, जहाँ पे लेबर यहाँ पे वेरिएबल होता है और कैपिटल जो कांस्टेंट था, इसके अपोजिट यहाँ पे अगर प्राइस अगर कैपिटल के चेंज होते हैं, तो प्राइस के कैपिटल में चेंज होने की वजह से कैपिटल ये फैक्टर वेरिएबल माना जाएगा, और लेबर यहाँ पे जो फैक्टर है ये कांस्टेंट माना जाएगा। डायग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ द लेबर लिए गए और वाई एक्सिस पे यूनिट ऑफ द कैपिटल लिए गए। यहाँ पे हमने माना है कि अब कैपिटल के प्राइस अगर इंक्रीज या डिक्रीज डिक्लेन करते हैं, तो उसके साथ साथ उसके अपोजिट लेबर के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ओरिजिनली हमारे आइसो कॉस्ट लाइन ये ए और बी है। अगर हम मान लेते हैं कि कैपिटल अब यहाँ पे उसके प्राइस अगर बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ ये ए बी लाइन अब यहाँ पे ए वन बी को प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। तो ये कहता है कि अब यहाँ पे कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज करने की वजह से अब प्रोड्यूसर को कैपिटल महंगा हो सकता है। उसके अपोजिट अगर हम मान लेते हैं कि ए और बी ये ओरिजिनली लाइन अगर आइसो कॉस्ट लाइन को प्रेजेंट करती है, अगर कैपिटल यहाँ पे सस्ता होता है या कैपिटल के प्राइस अगर गिरते हैं, तो ये कैपिटल प्रोड्यूसर के लिए और भी बेहतर तरीके से ये और भी उसके कॉस्ट यहाँ पे कम हो सकते हैं। तो ये अगर कैपिटल के प्राइस अगर गिरते हैं, तो ये नया आइसो कॉस्ट लाइन हमें ए टू बी को प्रेजेंट करता हुआ मिलता है। तो ये कहता है कि अगर प्राइस ऑफ कैपिटल के गिरते हैं, तो उसका बेनिफिट यहाँ पे प्रोड्यूसर को मिल पाएगा, और अच्छी तरह से उसके जो बजट है ये बजट में उसकी सेविंग हो सकती है। बट अगर प्राइस यहाँ पे कैपिटल के बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ उसको एडिशनल यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे उसका इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से प्रोडक्शन एनालाइज के अंदर हम जो ये सीरीज़ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अंदर आइसो कॉस्ट लाइन एक छोटा सा और उतना ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ के अंदर इकोनॉमी के अंदर इम्पोर्टेंट माने जाने वाला ये टॉपिक माना जाता है। आइसो कॉस्ट लाइन जितना इजी यहाँ पे हम समझ पाते हैं, उतना ही उसके डायग्राम के साथ और भी समझने की कोशिश अगर ईजिली कर पाए और ये समझ पाए, तो ये हम कभी भी नहीं भूल पाते हैं। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक
एग्ज़ाम के बतौर यहाँ पे यूज़ किया जाता है और उसको भी कई ऐसे इम्पोर्टेंस टॉपिक के साथ एग्ज़ाम में पूछे जाते क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोडक्शन एनालाइज़ के अंदर आइसो कॉस्ट लाइन की इम्पोर्टेंस इस टॉपिक के अंदर हमने समझने की कोशिश की। तो इस तरह से आने वाले टॉपिक में अंदर हम देखेंगे कि प्रोडक्शन एनालिसिस के अंदर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है, लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन और उसी के साथ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आउटपुट एक्सपेंशन पाथ, इन सभी टॉपिक को हम आने वाले टॉपिक के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।